गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जॉन लॉक। जॉन लॉक का 1632 टू 1704 का टाइम पीरियड है। इंग्लैंड के अंदर वो पैदा हुए थे। अगर हम उनके वर्क्स की बात करें तो उन्होंने 2 बुक्स लिखी थी, 2 ट्रीटीज ऑन गारमेंट एंड लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन। ये 2 उनकी बुक्स हैं। उसके बाद अगर हम इनके पॉलिटिकल थाट्स की और पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी की बात करें तो थॉमस हॉब के फ़ौरन बाद आए थे ये, और 1688 के अंदर इन्होंने अपनी थेरीज़ दी थी। तो दैट वाज द टाइम ऑफ ग्लोरियस रेवोल्यूशन। जो थॉमस हॉब हमने लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो थॉमस हॉब का पीरियड था वो रेनेसेंस टू एनलाइटमेंट था, जबका जॉन लॉक का पीरियड है वो ग्लोरियस रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड है। और इस टाइम पे इंग्लैंड की जो कंडीशन ऑफ इंग्लैंड थी वो थी पीरियड ऑफ सिविल वॉर हो रही थी इंग्लैंड के अंदर, जिस टाइम पे जॉन लॉक ने अपनी थेरीज दी थी। तो अब ये सिविल वॉर जो हो रही थी इंग्लैंड के अंदर, इसके पीछे क्या पर्पस था? जैसे कि लास्ट वाले लेक्चर के अंदर हमने थॉमस हॉब के बारे में डिस्कस किया था कि थॉमस हॉब ने कहा था कि पीपल को सेल्फ प्रिजर्वेशन तब दी जाएगी जब वो अपनी सारी जो राइट्स हैं वो मोनार्क को सरेंडर कर देंगे। लेकिन तो वो रॉयल एब्सोल्यूटिज्म को उसने प्रमोट किया था। उसकी उस टाइम पे डिमांड थी इंग्लैंड के अंदर, जो मोनार्की को प्रमोट उसने किया था थॉमस हॉब ने, जबकि जॉन लॉक के जो इसके व्यूज़ थे वो बिल्कुल इसके कॉन्ट्रेरी थे, वो बिल्कुल इसके मुतरादिफ थे। जॉन लॉक ने जो अपनी थेरीज पेश की थी, इसलिए इसके टाइम पीरियड को ग्लोरियस टाइम पीरियड भी कहा जाता है। तो जो सिविल वॉर हो रही थी वो इसलिए हो रही थी क्योंकि 2 ओपोजिशन पार्टीज़ जो थी ना वो केम इनटू बीइंग, मतलब कि 2 ओपोजिशन पार्टीज़ जो थी वो बनी थी। उनमें एक तो वो थी जो थी रॉयलिस्ट और एक थी टॉरीज एंड विग्स। अब जो रॉयलिस्ट पार्टी है वो थी जो रॉयल्स को प्रमोट करती है, एंड विग्स वो थे जो उसको प्रमोट करते हैं पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट के सिस्टम को, गवर्नमेंट को, इक्वल राइट्स को, जो मोनार्की को ख़त्म करते थे, अबॉलिशमेंट ऑफ मोनार्की। ठीक है। और इनमें जो विग्स थे वो लेबर क्लास थे। जो रॉयल्स थे उनके पास तो पहले से ही पावर थी, लेकिन जो विग्स थे उनके पास पहले से पावर नहीं थी, वो लेबर क्लास थी। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे पास भी राइट होने चाहिए, हमारे पास भी फ्रीडम होना चाहिए। हम अपने राइट्स जो हैं वो बिल्कुल उनको सरेंडर नहीं करेंगे, हम अपने लिए खुद वर्क करेंगे। ठीक है। तो अब ये पार्लियामेंट को सपोर्ट करने वाली पार्टी थी। ठीक है। एंड अदर वन सपोर्टेड मोनार्की। अब जो रॉयलिस्ट हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि रॉयलिज्म जो है वो गॉड से एफिलेटेड है, कि जो गॉड है वो उसने इंसानों को, ये रॉयल्स को ये हक दिया है। तो जो गॉड का हुक्म है वही रॉयल्स का हुक्म है, जो रॉयल्स का हुक्म है वो गॉड का है। इन शॉर्ट उन्होंने रॉयल्स को गॉड के इक्वलाइज कर दिया था। तो उनका कहना था कि रॉयल्स को जो पावर मिली हैं ये ड्राइव्ड फ्रॉम गॉड, एंटी रेवोल्यूशन। इसे कहा जा सकता है कि वो उन्हें गॉड की तरफ से मिली हैं कि वो जो चाहें वो कर सकते हैं, जैसा कि गॉड जो चाहे वो कर सकता है। तो इसी तरह वो कहते हैं कि रॉयल्स जो हैं वो जो चाहें वो कर सकते हैं। तो सेकंड वन, विग्स जो थे, विग कह रहे थे कि अथॉरिटी ऑफ मोनार्की इज बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ द पीपल विच इज़ डिसाइडेड बाय द किंग एंड द पीपल। तो वो कह रहे थे जो मोनार्की है, जो मोनार्की वाला सिस्टम है वो लोगों की कंसेंट के अकॉर्डिंगली होगा, लोगों के डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग होगा, जहाँ पे लोगों के हकूक़ का ख्याल रखा जाएगा, लोगों के फ्रीडम का ख्याल रखा जाएगा, और लोगों की मर्ज़ी की हुकूमत होगी जो मोनार्क करेंगे। इन्होंने पार्लियामेंट के सिस्टम को जो था वो प्रमोट किया था, एंड दे वर सपोर्टेड रेवोल्यूशन। ओके। तो जो उस टाइम पे जॉन लॉक थे वो विग पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, एंड अबॉलिशमेंट ऑफ मोनार्की, पार्लियामेंट पावर क्यों बनाने वाले थे, और जो रॉयल्स की जो मोनार्की थी उनकी पावर्स को अबॉलिश कर रहे थे। तो जो थे जॉन लॉक वो सपोर्टेड ग्लोरियस रेवोल्यूशन, वो ग्लोरियस रेवोल्यूशन के सपोर्टर थे। तो अब हम जॉन लॉक की बात करें तो वो कहते थे कि इंसानों को फ्रीडम का, प्रॉपर्टी का, हर चीज़ की सेंस है, इंसान सिटीज़नशिप है, इनमें सिटीज़नशिप मौजूद है। लेकिन थॉमस हॉब कह रहे थे कि वहाँ पे इस कदर जहालत है कि लोगों को अपने हकूक़ का पता ही नहीं है। लेकिन जॉन लॉक इसके कंट्रेरी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, इंसान जो हैं उन्हें हर चीज़ का पता है, लेकिन उन्हें फ्रीडम नहीं है प्रोवाइड,
उन्हें इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि उनके जो राइट्स हैं वो प्रिजर्व हैं या नहीं है। तो उस टाइम पे ऐसी स्टेट ऑफ नेचर थी। उस स्टेट ऑफ नेचर से जो तब के लोग थे वो भागना चाहते थे, एस्केप चाहते थे। क्यों चाहते थे? क्योंकि उन्हें राइट्स तो थे मयसर, लेकिन उनकी प्रिजर्वेशन नहीं थी। तो अब क्वेश्चंस उस टाइम पे भी सेम थे और जॉन लॉक के टाइम पे भी, थॉमस हॉब और जॉन लॉक दोनों के टाइम पे सेम थे कि स्टेट क्यों आई है बीइंग में, और स्टेट की ज़रूरत क्या है, एंड व्हाट एक्सटेंट्स ऑफ स्टेट, एंड इसकी ओबीडियंस क्यों कंपल्सरी है। तो अब जो जॉन लॉक है उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने आइडिया ऑफ वर्कमैनशिप, ये इनका नेचुरल राइट है कि आइडिया ऑफ वर्कमैनशिप उन्होंने दिया था। ये इंसानों का नेचुरल राइट है कि हर वो बंदा जो कोई चीज़ क्रिएट करता है, जो उसका क्रिएटर है, वो उस प्रॉपर्टी को जो ओरिजिनेट करता है, कोई ह्यूमन बीइंग है जिसकी तरह से वो ओरिजिनेट हुई है, वो उसका पे हक रखता है। ठीक है, व्हेन समवन मिक्सेस हिज लेबर विद ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, कि जब कोई बंदा है वो अपनी किसी चीज़ पे अपनी लेबर लगाता है, जैसे कि एक मकान है उस पर एक बंदा अपनी लेबर लगा रहा है, तो उस मकान का जो हकदार है वो बंदा है, क्योंकि उसने उसके ऊपर अपनी लेबर लगाई है, अपना आप जो है वो दिया है। अब ये है कि प्रॉपर्टी जो है वो ओरिजिनेट कैसे हुई थी, ये इंसान का नेचुरल राइट कैसे था। जैसे कि ह्यूमन बीइंग को क्रिएटेड बाय होम गॉड, गॉड ने इंसानों को पैदा किया है, तो ये ही गॉड की तरफ से ये इंसानों को नेचुरल राइट है कि जो चीज़ जिसने बनाई है, ये फिर उस चीज़ के ऊपर उसी का हक है, वो चीज़ उसी की है। तो ये प्राइवेट जो प्रॉपर्टी वाला कंसेप्ट है, ये जॉन लॉक ने दिया था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जॉन लॉक बात करते हैं कि इंसानों के पास फ्री विल है, इंसानों में म्यूचुअल असिस्टेंस है, हर चीज़ प्रोवाइड है, लेकिन उनके पास उस चीज़ का फ्रीडम नहीं है कि आगे ये हमारे पास रहेगी या नहीं है। उनके पास उन्हें फियर है कि हमारे से हमारी प्रॉपर्टी जो है वो खो जाएगी। वो लेबर क्लास है, लिहाजा वो पैसे पे जो है वो ज़्यादा फोकस कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखता है। तो उस टाइम पे जो सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट था, डिस्प्यूट ऑन प्रॉपर्टी पे जो डिस्प्यूट था, वो क्या था? वो ये था कि नो सिंगल अनफोर्सर ऑफ नेचुरल लॉज, कि कोई भी नेचुरल लॉज को अनफोर्स करने वाला नहीं है। इट्स मीन के नो एग्जेक्टिव एंड नो सिंगल इंटरप्रिटेशन, कि कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है लॉ के अंदर, यानी कि नो लेगिस्लेचर एंड जजमेंट ऑफ लॉ, कोई जज नहीं है जो डिसाइड कर सके और जो कि किसी भी करप्शन पे, जो किसी भी जुर्म पे जो सज़ा आयद कर सके, ऐसा कोई जजमेंट नहीं है। तो नो जुडिशरी, इसकी वजह से डिस्प्यूट ऑन प्रॉपर्टी था कि कोई इंटरप्रेटर नहीं है, कोई जज नहीं है, कोई लेगिस्लेचर नहीं है। तो एज अ रिजल्ट ऑल बिकम्स देयर ऑन, तो हर बंदा अपना खुद ही जज था, खुद ही लेगिस्लेचर, खुद ही एग्जेक्टिव वाला सिस्टम था। तो जिस बंदे का जो दिल करता था वो करता था। ठीक है, और हर बंदा अपने बेनिफिट्स को देख रहा था, अपने बेनिफिट्स को प्रमोट कर रहा था। तो उस टाइम पे जो कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन क्यों थी? क्योंकि पीपल फाउट विद ईच अदर ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी, हर बंदा अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे एक दूसरे से लड़ रहा था। लाइफ बिकम डिफ़िकल्ट इन स्टेट ऑफ नेचर, तो स्टेट ऑफ नेचर में थी जो लाइफ थी वो डिफ़िकल्ट हो गई थी। स्टेट की जो नेचर थी वो अनस्टेबल थी, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, नो प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल राइट्स की कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। जिसका जो दिल करता था वो कर लेता था, जिसका दिल करता था किसी की चीज़ पे कब्जा कर लिया, जिसका दिल चाहता था किसी को जो मर्ज़ी कर दिया। कोई कानून नहीं था, कोई उसे इन्फोर्स करने वाला नहीं था और कोई उसे जज करने वाला भी नहीं था। तो ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट्स थे। तो उन्होंने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया उसके अकॉर्डिंग पीपल वांटेड टू गेट आउट फ्रॉम स्टेट ऑफ नेचर, लोग स्टेट ऑफ नेचर से एस्केप चाहते थे, क्योंकि ये उन्हें सेल्फ प्रिजर्वेशन नहीं था दे रहा, उनकी प्रॉपर्टी को प्रिजर्व नहीं था कर रहा। तो लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी वाज इन डेंजर। ठीक है, ये सब चीज़ें जो थी वो डेंजर थी। ऐसे में उन्होंने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया, एग्रीमेंट बेस्ड कंसेंट एट ऑल एंड डेलीगेटेड देयर पावर कंसेंट टू ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे में क्या था कि जो बंदा है वो अपनी पावर जो है वो मोनार्क को दे देगा उस सूरत में जब मोनार्क वो सब काम करेगा जो कि पीपल चाहते हैं, मतलब कि लोगों की राय के मुताबिक हुकूमत करेगा, लोगों को उनकी मर्ज़ी की हुकूमत देगा। तो ऐसी जो सिचुएशन थी वो क्रिएट होगी, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा कि इंसानों को उनकी मर्ज़ी के हकूक़ दिए जाएंगे।
एक सिविल सोसाइटी का, एक पॉलिटिकल कम्युनिटेटिव स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था वो जॉन लॉक ने पेश किया था, और वो लेबर क्लास के साथ थे, विग्स के सपोर्टर थे। तो ये एक हिसाब से ये बड़े ऑप्टिमिस्टिक भी थे। ऑप्टिमिस्टिक कैसे थे? क्योंकि उन्होंने विग्स को सपोर्ट किया है, उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी की प्रिजर्वेशन के लिए बात की है और इंसानों को फ्रीडम दिया है। जबकि इसके कंपैरिजन में जो थॉमस हॉब्स थे वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट थे। कैसे थे? क्योंकि वो बहुत पेसिमिस्टिक से व्यू थे उनके, कि जो बंदा है वो अपनी सारी जो राइट्स हैं वो सरेंडर कर रहा है मोनार्क को, उसकी अपनी कोई विश नहीं है, अपनी कोई विल नहीं है। लेकिन जो जॉन लॉक हैं वो एक नेचुरल राइट्स की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने ऑप्टिमिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट्स जो थे वो पेश किए थे। तो अब जो जॉन लॉक ने कंसेंट दिया है, जो एग्रीमेंट दिया है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो क्या है? सिविल सोसाइटी कायम की जाए, पॉलिटिकल कम्युनिटी कायम की जाए जिसके अंदर मेजॉरिटी रूल करेगी। मतलब कि लोगों को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हुकूमत दी जाएगी। तो बेसिकली यही वो बंदे थे जिन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट दिया था, जो कि आज भी हमारे हर जगह पे पाया जाता है। तो ये जॉन लॉक ने आगे वाली जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स थे उनके लिए एक नया जो वे था वो खोला था, ठीक है। अब उन्होंने लेगिस्लेचर, इंटरप्रेटर यानी कि जो इंटरप्रेट करेगा लॉज़ को, वो एग्जेक्टिव जो लॉज़ को एनफोर्स करेगा, और जुडिशरी जो लॉज़ को जज करेगी। इन तीनों जो पिलर्स हैं गवर्नमेंट के, हमने हर पॉलिटिकल साइंस में वैसे भी जो गवर्नमेंट के पिलर्स हैं इन्हीं तीनों को जो है वो गर्दाना चाहता है। तो ये जो उन्होंने थे पिलर्स थे वो देने वाले जॉन लॉक थे, जिन्होंने गवर्नमेंट की बेस रखी, ठीक है। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो उन्होंने डेमोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी और मोनार्की, इन तीनों को जो था वो एलेबोरेट किया था। इन तीनों को मतलब कि बाद में जितने भी फ़िलासफ़र्स ने इन तीनों को एलेबोरेट किया है इसी की बेस पे किया है, इसी ने ये जो वे था वो खोला था। तो उन्होंने राइट टू रेवोल्यूशन, तो जॉन लॉक ने रेवोल्यूशन का राइट दिया था अमेरिकन्स में। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या था कि पीपल को बाउंड नहीं किया जाएगा कि वो मनार्क को फॉलो करें, और अगर उन्हें सेल्फ प्रिजर्वेशन नहीं मिलता, मतलब अगर उन्हें जान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता है तो ही वो गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं, बल्कि नहीं, लेकिन अगर गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट जाती है सिटीजन्स के, तो वो रिवोल्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट। इसके साथ साथ अगर उन्हें गवर्नमेंट उन्हें उनके राइट्स नहीं दे रही तो भी वो उनके खिलाफ़ जो है वो आवाज़ उठाएंगे, और अपनी रेवोल्यूशन जो है उन्होंने रेवोल्यूशनिस्टिक वे जो था वो दिया था, ठीक है। और ये जो हमने आज जॉन लॉक को डिस्कस किया है, अगर हम इसके क्रिटिकल एनालिसिस की बात करें तो आज की दौर में हर जगह पे जॉन लॉक के जो पॉलिटिकल थाट्स थे वो हम देखेंगे। जैसे कि लिबरल डेमोक्रेसी है वो उन्होंने दिया था, कि जो आज हमारे गवर्नमेंट का सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लोग उनकी राय के अकॉर्डिंगली जो है वो दिया जाती है, हुकूमत दी जाती है। तो उन्होंने जो सॉवरेनिटी थी उसे भी लिमिटेड कर दिया था। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, उसे प्रमोट किया था कि हर चीज़ के जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया जाए। जब कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो इंसानों को उनके फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स की जो बुनियाद थी वो भी इसी बंदे ने रखी थी, जॉन लॉक ने रखी थी। फिर अमेरिका के अंदर जो आइडियलिज़म की थ्योरी है, ये प्रोटो कैपिटलिस्ट थे क्योंकि इन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात की इंसानों में, उन्हें उनके राइट्स दिए हैं। तो जो हमारी पॉलिटिकल साइंस के अंदर या पॉलिटिशियन के अंदर जॉन लॉक एक बहुत ही अहमियत के हामिल हैं, अपने पॉलिटिकल थाट्स की वजह से, अपने इन पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थाट्स की वजह से जो उन्होंने पेश किए। ग्लोरियस रेवोल्यूशन का जो पीरियड था, फिर उनके जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हैं उन्हें हम आज के पॉलिटिक्स में हर जगह पे देख सकते हैं।